कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब जरा इसको समझिए कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे ही ये नाम हमारे पास आता है तो 9th में भी हमने कुछ बेसिक चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, लेकिन 10th में आके ये बहुत भास्ट लेवल पे आ जाता है और जिसका मेजर रोल आपको 11th 12th में कॉनिकल सेक्शन में होता है। जब आप 11th 12th में आईआईटी में जाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, एपिसाइक्लॉइड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है और ये सब का बेस यहीं से बनता है। तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आपने कभी नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? बेसिकली इसको कहा जाता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द branch of mathematics in which we study about geometry with the help of algebra. and understand the algebra with the help of geometry. अब समझिए इन बातों को कि क्या ये कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की मदद से जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ अलजेब्रा की मदद से हम ज्योमेट्री ही नहीं पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड द अलजेब्रा, अलजेब्रा को भी पढ़ते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री की मदद से। ठीक है, ये कहता है, सॉरी, हेल्प ऑफ, है ना। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, नॉर्मली जरा समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता क्या है, इसको हम समझेंगे, जरा देखते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा है, थोड़ा यूज कर लें। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप जब अपने फ्रेंड को कोई लोकेशन भेजते हैं कि हमारा स्ट्रीट यहाँ पे है और जहाँ आपका डेस्टिनेशन होता है, मान लीजिए ये स्ट्रीट आपका यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करके आता है। ये लोकेशन भी एक भास्ट लेवल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है। आप नॉर्मली समझिए, किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम मेज़र करते हैं, किसी भी लोकेशन को हम मेज़र करते हैं तो किसी के रेफरेंस में करते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम कैसे ये डिसाइड कर लिए कि वो 5 किलोमीटर हमारा वो डिस्टेंस है? क्योंकि हमको इनिशियल पॉइंट पता है। मैं जानता हूं कि मेरा इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ये आर.के. गुप्ता क्लासेज है। यहां से हमारा घर कितना किलोमीटर पे है? 5 किलोमीटर पे है। जरा समझिए, तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि ये चीज आपको क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है ना। ये चीज आपको क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है। लेकिन ये क्या आपको दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है। आपके लिए, हमारे लिए ये सर्कल है, क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका देखने का, ये हमारी आंखें हैं, या आप अपने मोबाइल स्क्रीन से इसे देख रहे होंगे तो ये आपको सर्कल दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 500 मीटर दूर से कोई बंदा इसे देखेगा, नेकेड आई से इसे देखेगा, तो उसे ये क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा फिजिक्स को समझिए,
कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक फ्रेम चाहिए, एक प्लेन चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। अब जरा समझिए कि मैंने कहा कि दो लोकेशन आपका दिया गया है, तो ये कहाँ है? तो इसके लिए एक हम फ्रेम बना लेते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं, जिसको हम एक्सिस कहेंगे। इसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब कह रहे हैं कि ये लोकेशन कहाँ है। अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो हम क्या कहेंगे, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये y डिस्टेंस पे है। कुछ ऐसे ही मेजर करते हैं ना। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली किस में पढ़ेंगे? ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्री में कौन सा ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जरा समझने के लिए आइए हम इसके सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है, वो जरा देखते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली दो सिस्टम होते हैं। एक होता है कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, है ना। इसी को आप लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। दूसरा होता है पोलर सिस्टम। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। 10th के सिलेबस में पोलर सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन पोलर सिस्टम समझना कितना जरूरी है ये आपको 11th में पता चलेगा। तो क्यों ना हम वो चीज थोड़ा सा ब्रीफली यहीं पे जान ले, ताकि आगे हमको काम आ जाए। हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कर लेंगे कि आगे कभी हमें चल के अगर पोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना हो तो हमें ये ना लगे कि हम पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमारे आंखों के सामने पहली बार आ रहा है। आप इसके बारे में ब्रीफली नोन रहेंगे कि व्हाट इज पोलर सिस्टम, है ना। तो आइए सबसे पहले रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं कि क्या कहता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी है पॉज कर लीजिएगा वीडियो और फिर इसे नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूं। अब समझिए क्या कहता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जरा समझते हैं। कहता है, इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात आती है एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट जरा पहले इसको समझिए। किसी भी प्लेन में व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइन, समझिएगा, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। फिर से सुनिएगा, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है तो वो क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये आप बचपन से जानते हैं इन चीजों को, ठीक है। अब जरा चीजों को समझिए। व्हेन टू, मैंने क्या कहा फिर से समझिएगा, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका जो कहलाता है
वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और वर्टिकल लाइन वो जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ओरिजिन के बारे में आपको बोला जाएगा तो आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। आप एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट समझ गए, ओरिजिन समझ गए, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अब किसी भी चीज को समझने से पहले आपको एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कहाँ है, किसके रेफरेंस में है, तो ये पॉइंट इस एक्सिस के रेफरेंस से हम इस पॉइंट को मेजर करेंगे। रेफरेंस समझिए, मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके सापेक्ष में, तो इस एक्सिस के सापेक्ष में। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं x और y से। ये क्या होता है x और y, वो हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, जरा समझिए। ये x और y कहलाता है कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन 0 0 होता है। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। अब यहां पे कह रहा है कि x एक्सिस पे ये पॉइंट कितना दूरी पे है, ओरिजिन से x एक्सिस पे ये पॉइंट कितना दूरी पे है, तो ये पॉइंट ओरिजिन से x एक्सिस पे x डिस्टेंस पे है ना। और सिमिलरली ये पॉइंट ओरिजिन से y एक्सिस पे कितना दूरी पे है बाबू, ये y डिस्टेंस पे। जरा समझिएगा कितना डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है। अगर ये y है तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, चूंकि पैरेलल है 90 डिग्री बना रहा है, ये भी क्या होगा, y होगा। अगर ये नीचे का बेस का लेंथ अगर x है तो ये भी क्या होगा, आपका x होगा। जरा समझिएगा, तो ये कह रहा है इस पॉइंट को अब आप एक यूनिक लेंथ के एक यूनिक पोजीशन पे आप रख के इसको मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये पॉइंट ओरिजिन से x एक्सिस पे x डिस्टेंस चला, और यही पॉइंट ओरिजिन से y एक्सिस पे ये कितना डिस्टेंस चला, y डिस्टेंस चला, और इसी x को आप कहते हो एब्सिसा। एब्सिसा, और इसी y को आप कहते हो ऑर्डिनेट। क्या कहते हो बाबू, ऑर्डिनेट। और जब ये दोनों पेयर में लिखे जाते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये x और y। अगर p पोजीशन के बारे में मैं बात करूं तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y कॉमा y। इसे छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं, जरा समझिएगा। अब मैं बात करता हूं कि पूछेगा इसका एब्सिसा क्या है, तो आप इजीली कह सकते हो इसका एब्सिसा क्या है, x है। इसका ऑर्डिनेट क्या है, तो y है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, xy है। बात समझ में आई। तो फिर से एक बार हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक बार ब्रीफली देखते हैं, क्या क्या हमने बताया। सबसे पहले मैंने एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट बताया, जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है, व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट ईच अदर, then this is called axis. Horizontal line is called x axis, vertical line is called y axis. Point of intersection जो कहलाता है वो हमारा ओरिजिन होता है। और ये एक्सिस हमें यूज क्यों पड़ता है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मैंने बार बार कहा आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। और ये क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसी भी चीज को हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, किसके सापेक्ष में हम ले रहे हैं। ये लेंथ हमारे लिए अगर 10 मीटर का है, अगर कोई बच्चा इतना दूर मेजर कर रहा है तो उसके लिए 5 मीटर का होगा। क्यों, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे। अब बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट को इस कार्टेशियन सिस्टम में हर एक पॉइंट को यूनिक पोजीशन दिया जाता है। मतलब कि अगर इस पॉइंट P का XY है तो अब इस पॉइंट का एक यूनिक पोजीशन है।
और जितने भी पॉइंट, इसका सबसे बड़ा खास बात यह है कार्टेशियन सिस्टम का कि हर एक पॉइंट का अपना यूनिक पोजीशन होता है, आप यूनिक तरीके से उसे माप सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम क्यों नाम पड़ा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों नाम पड़ा? तो जरा आप देखिए इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए आपको कहां जाना पड़ा? पहले एक्स एक्सिस पे थोड़ा दूर डिस्टेंस किए, फिर वाई एक्सिस पे। ये जो फ्रेम बन रहा है वो कैसा बन रहा है? रेक्टेंगुलर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की। क्या होता है क्वाड्रेंट, जरा समझिए। देखिए जब कोई एक्सिस बनता है, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट बनता है, जैसे कि यहां पे ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ये एक्स डैश वाई डैश आप बचपन में जानते हैं ना, जान रहे हैं ना? अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए ब्रीफली, इसे भी समझ लीजिए। जब मैंने कहा है एकदम बेसिक से, तो बिल्कुल बेसिक से। ये ओरिजिन जब हम आप ले लेते हैं तो ये इस साइड जब आप बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और इधर जब बढ़ते हैं तो ये निगेटिव होता है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जब आप ऊपर वर्टिकली ऊपर चढ़ेंगे तो ये आपका पॉजिटिव होता है, और वर्टिकली नीचे वाई एक्सिस पे आएंगे तो ये आपका निगेटिव होता है, और इसी निगेटिव वाई को आप क्या बोलते हैं? वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कोई एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट बनता है तो वो क्या करता है? प्लेन को 4 इक्वली भागों में डिवाइड करता है, और हर भाग आप देख रहे होंगे ये परपेंडिकुलर है ना? तो 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन विच इज, आप समझिए जरा, 1/4 भाग, 1/4 पार्ट। आप जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, और ये भी क्या है? 1/4 पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और इधर से हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम क्वाड्रेंट को मेजर करते हैं। ये हमारा कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? ये आपका क्या कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब समझिए कि किसी भी क्वाड्रेंट में कोई प्लेन होगा तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट में क्या चेंजिंग आएगा, क्या उसके साइन में चेंजिंग आएगा, वो जरा समझना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जैसे ही आप बढ़ते हैं ओरिजिन से, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से जब आप निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये -3 हो गया, और यहाँ पे 3 होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह वर्टिकली जब आप ऊपर आते हैं तो ये क्या होगा? +3 होगा, और ये क्या होगा? -3 होगा। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, मैं रब कर रहा हूँ। एकदम बेसिक से समझिए और पेशेंस के साथ पढ़िए, कोई टफ नहीं है। ये आपकी सोच है सो आपको ये टफ बना देता है। ये फोबिया है, मैथमेटिकल फोबिया जिसे कहते हैं ना, वही है कि अरे कैसे होगा, नहीं होगा। आपसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। एक बात मान के चलिएगा, नो वन इज प्ले योर रोल बेटर देन यू, यू आर द यू। आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? मान लीजिए एक्स और वाई। तो एक्स आपको क्या लग रहा है कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आया होगा, तो एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एब्सिसा भी पॉजिटिव आपका होगा और ऑर्डिनेट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है ना बात? जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो अब इसका मतलब है कि एब्सिसा भी +2 है, 2 यूनिट,
एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ा होगा और ऑर्डिनेट तरफ भी कितना बढ़ा होगा, 3 यूनिट बढ़ा होगा। दोनों क्या है आपका, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूं बाबू, तो आप देखेंगे यही पी का लोकेशन अब कैसे चेंज होगा। अब वाई तो यहां पे पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। लेकिन जैसे ही एक्स की बात आएगी तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक्स डैश में आ गया है। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स वाई होगा, यानी कि एक्स एब्सिसा आपका अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी भी क्या है, ये पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो आप कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट P है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस एक्स, और नीचे तरफ आएगा तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। जरा समझें आप इसको। और ऑर्डिनेट भी क्या होगा, माइनस वाई। कहने का मतलब इस P पॉइंट का, मान लीजिए यहाँ पर नाम दीजिए, एक ही P तो नहीं होगा, P1 P2 कर लेते हैं क्योंकि ये यूनिक पॉइंट होता है, एक बार में एक चीज़ रिपीट नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे x है, तो अब एब्सिसा जो है वो क्या है आपका, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आप मूव करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप क्या देखोगे, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, P4 है, तो वो क्या हो जाएगा, x अब क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन y अभी भी नेगेटिव है, तो माइनस वाई, यानी कि एब्सिसा आपका पॉजिटिव और ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव। तो ये साइन आपको समझ में आया कि किस क्वाड्रेंट में क्या होगा। विश्वास मानिए जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, जब आप कैट वगैरह का क्वेश्चन देखते हैं, जब आगे पढ़ेंगे, जब 9th-10th के बाद आगे जाएंगे, तो अभी तो बहुत सारे स्कोप हैं। हो सकता है बीटेक करने के बाद आप MBA के लिए सोचें, कैट के लिए सोचें, तो उस सब में क्या पूछता है कि एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए आपको बोलता है कि एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट P का 2-3, तो बताइए ये किस क्वाड्रेंट में होगा। अब बताइए इस पॉइंट को हम किस क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। जरा देखिए, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को उठाते हैं तो P = क्या है, 2-3। इसका मतलब है एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव, ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। तो अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एब्सिसा क्या है आपका, पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया बाबू, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप सिंपली इसे आंसर दे सकते हैं कि हाँ साहब देखिए ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। या फिर ये पूछ देगा कि इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है। समझाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपको यहाँ तक कोई सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सब कुछ मैंने आपको ब्रीफली बताया है और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से जब तक मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिस्टम कौन कौन से हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा है, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ा है, ओरिजिन पढ़ा है, क्वाड्रेंट पढ़ा है आपने, और क्या पढ़ा है बाबू। उसके बाद पॉइंट P का ऑर्डिनेट, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट पढ़ा है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पढ़ा है। अब बात करते हैं कि ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के पोजीशन को निकालना होता है। आइए जरा समझते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे मैं कोऑर्डिनेट का, पर्सनली मैं इसे कोऑर्डिनेट का बैकबोन ऑफ द कोऑर्डिनेट कहता हूं। क्या है, ये कहलाता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। जरा समझिएगा, ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जरा समझिए। मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस तो होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आप मेजर करेंगे, कुछ ना कुछ तो ओरिजिन होगा। तो मैंने कहा ये हमारा ओरिजिन है, इस पॉइंट का नाम हम O ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहां पे एक लाइन सेगमेंट है PQ।
लाइन सेगमेंट में आप लोगों को डिफरेंस पता है ना, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका दोनों एंड पॉइंट होता है, वैसा लाइन जिसका दोनों एंड पॉइंट आपके पास हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, चलेगा। फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिसका दो एंड पॉइंट हो। तो इस पॉइंट P का मैंने कहा था सबका यूनिक एक कोऑर्डिनेट होता है, तो ये हो गया x1 y1 और ये बाबू हो गया आपका x2 y2, है ना। बंद कर दूं क्या, x2 y2। अब इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे जरा समझिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें आपने क्या सीखा है कि ये ओरिजिन से P पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा, x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस पे होगा क्योंकि ये x1 है, और यही ओरिजिन से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा, Q की बात कर रहे हैं हम, x2 पे होगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर लिख दे रहा हूं x1 y1 x2 y2। ये y1 और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा y2, जा समझिए, ठीक है। अब आपको PQ का लेंथ निकालने के लिए कह रहा है। इतना बात तो आप पहले ही जानते थे, अभी पिछले 2 मिनट 10 मिनट पहले आपने देखा है। ये x1 है आपका, क्लियरली लिख दूं थोड़ा सा, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है, y2 है। तो बताइए तो P और Q के बीच का जो बेस का डिस्टेंस है वो क्या होगा, x2 माइनस x1। और यहाँ से अगर हम लें तो अगर बेस x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1। सिमिलरली इस पॉइंट को हम M नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, N ले लो, जो लिख जाए वही सही है। तो QN का जो मान होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो के आ रहा है, जरा आप खुद देखिए। ये आपका y2 माइनस y1 है और ये आपका x2 माइनस x1 है ना, और ये आपका 90 डिग्री है। ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट Q है। तो क्या आपने 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम नहीं देखा था क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। आप लोगों को पता है। तो आप जानते हैं कि PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर ये n आपने मान रखा है तो PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, जरा बताइए आप मुझे। PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, है ना। अगर मैं PQ को स्क्वायर हटा दूं तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। बट आपको पता है कि PN की वैल्यू कितना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यही हमारा कहलाता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ बराबर अंडर रूट डिफरेंस इन एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है।
इसको अच्छे से रट लीजिए। अब बच्चों के बीच एक समस्या क्या है कि x2 माइनस x1 ले सकते हैं सर, क्या x1 माइनस x2 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन में अगर निगेटिव भी आता है, ये स्क्वायर क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, ये स्क्वायर क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। इसीलिए आप इसको हमेशा याद रखना, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 भी अंडर रूट में स्क्वायर के अंदर लिख सकते हो, और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर क्या है, स्क्वायर है, नेगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या है बाबू, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो PQ को अगर हम मान लें D, तो स्मॉल d बराबर आप लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को समस्या? फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये x1, ये y1, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, y1। पॉइंट P की बात करें, पॉइंट Q की बात करें तो ये x2 और ये पूरा क्या, y2। तो बताइए इस दोनों बीच में कितना आएगा, x2 माइनस x1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1, पूरा y2 और ये y1। तो बताइए ये भी क्या होगा, y1 होगा। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा कितना, qn। और ये आपका सामने पैथागोरस हेल्प से क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए कि मान लीजिए एक एक्सिस हमारा है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है ना। यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। हमें कह रहा है कि ये पॉइंट ओरिजिन को हम O से डिनोट करते हैं कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपली है कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे, ये हो जाएगा आपका y, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, y, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, x आपका, है ना। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए O से P को आपने मिला दिया, O से P को आपने क्या कर लिया, मिला दिया, कुछ इस तरह से। तो बताइए यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। O से P को आप मिलाते हो तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो आप क्या जानते हो कि 90 डिग्री के सामने, हमने बताया था अभी 2 मिनट पहले, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और उसी को हाइपोटेनस कहते हैं आप। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आई बात, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा, OP बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। ये तो बात हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला की। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझिए जरा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ये। अभी तो आपने कहा कि सर हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ लिया, तो फिर पोलर सिस्टम की क्या ज़रूरत है। पोलर सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वहाँ भी आप देखेंगे कि पोलर सिस्टम का बहुत ज़रूरत पड़ता है। आइए ज़रा समझते हैं क्या होता है पोलर सिस्टम।
ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए एक पॉइंट P और ये हमारा ओरिजिन है। तो पोलर सिस्टम में ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस दिया रहता है, वो मान लीजिए क्या है हमारा r है, ठीक है, ये क्या है r है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसे बात करें कि r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से लेंगे तो ये भी हमारा r आएगा, ये भी हमारा r आएगा, सब डिस्टेंस r आ रहा है, तो इनफाइनाइट पॉइंट को ये लोकेट करेगा, बिल्कुल इनफाइनाइट पॉइंट को लोकेट करेगा। इसीलिए हम यूनिक किसी पॉइंट को यूनिक पॉइंट में नहीं, यूनिक पोजीशन में नहीं बता पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे आपने ओरिजिन से वो डिस्टेंस लिया है, वैसे ही आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उस डिस्टेंस का, उस लाइन का एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। अब जैसे ही ये एंगल आपने थीटा कर लिया, तो अब ये यूनिक हो गया कि नहीं हो गया, जरा बताएं कि थीटा एंगल पे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब भी एंगल मेजर करेंगे, आगे चल के हम स्लोप पढ़ेंगे, वहां भी दिखाएंगे कि स्लोप क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर किया जाता है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी चीज़ को, किसी भी पोलर फॉर्म को मेजर करेंगे, तो ये तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये जैसे ही बनेगा तो देखिएगा कि ये सर्कुलर फॉर्म में बनता है, कुछ इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में बनता है। तो एंगल हो सकता है कि रेडियस सबका बराबर हो, लेकिन क्या एंगल सबका बराबर होगा, नहीं होगा। अब क्या ये पॉइंट P एक यूनिक पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट P को हम समझने के लिए पहले हमने कार्टेशियन सिस्टम से क्या समझा है कि इसका कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, एक्स वाई तो कोऑर्डिनेट होगा ही। अगर एक्स वाई है तो इसका मतलब है इस पॉइंट P का, जरा देखिए यहाँ ये ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, वाई डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे है। तो आप मुझे यहाँ से समझा सकते हैं कि सर अब तो कोई बात नहीं है, अब तो बड़ा इसलिए हम इसे बता सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है। तो इंटरचेंज कहते हैं इसके, पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब बताइए ये r जो है क्या हमारा हाइपोटेनस है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो r बराबर आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओपी का डिस्टेंस ही हमारा क्या है, r है। अब बात करते हैं सर थीटा कैसे मेजर करें। क्यों, आपने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक तो पढ़े ही होंगे कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, आप पढ़े होंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा होता है P/P, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर थीटा ये ऊपर चला जाएगा तो बेस ये अब नहीं रहेगा, फिर बेस ये हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला ये जो बेस अभी आपका है, जैसे ही थीटा चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। खैर इस फिगर की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस क्या है हमारा x। तो टेन थीटा बराबर क्या है, y/x है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं सर एक्स वाई तो हमने अपने मन से ले लिया ना, अगर इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे कैसे। बिल्कुल सही बात है। जरा देखिए अगर ये x है तो क्या हम x को इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से अगर हम निकालें तो जरा आप समझिए x को आप क्या कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करें हम तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, जरा आप मुझे समझाइए, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं बाबू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अब P क्या है यहाँ पे, y, और H क्या है बताओ, H गिवन है R, y/R। तो यहाँ पे आप इम्प्लाइज का साइन देके आप लिख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, B/H। B अपना क्या है, x है, x अपॉन R। R में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ये R ही है, x अपॉन R, दैट इज x इज इक्वल टू R कॉस थीटा। समझ में आया। तो ये इसका फॉर्म है चेंज करने का। जब आपको x और y दिया रहेगा तो r cos थीटा, r sin थीटा निकाल सकते हैं।
कहने का मतलब इस पॉइंट P का पोलर फॉर्म में ओरिजिनल पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, x क्या लिखे हो आप यहाँ पे जल्दी से देखो, r cos थीटा, तो आप लिख सकते हो r cos थीटा, और कॉमा y क्या लिखे हो, r sin थीटा, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिए। समझ में आई बात? ये आपका पोलर फॉर्म है। जब भी इंटरचेंज करने के लिए बोलेगा तो आप थीटा निकाल लेना, tan थीटा y बाई एक्स, अगर x y कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो y बाई एक्स करके आप थीटा निकाल लोगे और उस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बोलेगा फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट P 1√3। समझना, इस पॉइंट P का हमें क्या मांग रहा है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपके पास सब कुछ दे दिया गया है। जरा गौर से देखिए, 1 क्या है, एब्सिसा है, और √3 आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। अगर मैं बात करूं एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात करूं तो P बराबर आपको दे दिया गया है x = 1 एंड y = √3। तो जल्दी से बताइए tan थीटा क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे tan थीटा मैंने क्या लिखा है, y बाय एक्स, ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा, तो y यहाँ पे क्या है, √3/1। अब बताइए tan थीटा में √3 की वैल्यू कहाँ आती थी, कितने एंगल पे, सोचिए। तो ये आप कहोगे ये क्या होगा, tan 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री पे आता है। आप अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। इसका मतलब थीटा बराबर हमारा यहाँ से क्या फाइंड होके निकलता है, 60 डिग्री। जैसे ही आपने थीटा निकाल लिया, अब बताओ हमें क्या चाहिए, r cos थीटा, r sin थीटा, यही चाहिए। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, r, और r की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो, r की वैल्यू क्या होती है, √x² + y²। अब बताइए यहाँ पे x कितना है, 1 का स्क्वायर, y कितना है, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, यानी कि 1 + 3 √4 दैट इज 2। तो यहाँ से आपने r की वैल्यू क्या निकाला, r बराबर आपका 2 आ गया। r आपको पता चल गया, थीटा आपको पता चल गया, तो बताइए पॉइंट P का पोजीशन क्या होगा पोलर फॉर्म में, x बराबर क्या होता है, बताइए, x बराबर r cos थीटा, r cos थीटा। तो r cos थीटा बताइए r कितना, और y क्या होता है, r sin थीटा। अब बताइए क्या होगा, 2 cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री, कॉमा, और ये क्या आ जाएगा, 2 sin y बराबर 60 डिग्री। बस इतना ही तो सिंपल था, इसी को तो समझना था, है ना। अब इसी में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, 9th 10th में तो अभी यही पढ़ना है, लेकिन जैसे ही 11th में जाते हो तो इसी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्री में जैसे आप जेई मेंस की बात करें तो इसी में क्या दे देगा, मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, थोड़ा सा रोटेट हुआ 45 हो गया, और उसका बोल देगा कि मिरर इमेज निकालिए। उसका क्या निकालिए, मिरर इमेज निकालिए। तो वो देखेंगे धीरे धीरे, बहुत सारे क्वेश्चंस होगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, क्या यूज़ होता है। इसका बहुत ही यूज़ होता है। जब आप पढ़ोगे, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो आर्गुमेंट का क्वेश्चन आता है, तो इसी का मिरर इमेज का यूज होता है। तो आगे चल के हम सब डिस्कस करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये जो क्लास है कितना इंपॉर्टेंट है। जरा आप देखिए कि अगर ये सब चीज़ें आप 9th 10th में समझ लेते हो, और जब आर.के. सर आपको 11th 12th में यही चीज़ बताएंगे, तो सोचिए आपका बेस बिल्कुल तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आपके बीच जो कनेक्टिविटी बनेगी उसी को हम फॉरवर्ड करेंगे आर.के. सर के पास, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के टीम का मेंबर हैं। तो हम फर्दरली उनको बता सकते हैं कि इस क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, ताकि वहाँ पे जब वो समझाएंगे तो आपको ये समस्या नहीं होगी। और इसी चीज़ को आप देखते होंगे बड़े बड़े संस्थान में इसी चीज़ को कैसे प्रमोट करके बताया जाता है। लेकिन हम लोगों का सीधा काम है कि आप तक ये बात पहुँचे कि आपका जो गोल है वो हमेशा क्या हो, कि गोल के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो। इसीलिए हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, 5 मिनट आपका समय ले रहा हूँ कि बाबू
जब आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जाता है तो आप 10 तरह से सिग्नेचर नहीं करते हैं। आपका साइन हमेशा यूनिक होता है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। आप बैंक में चले जाओ, आप आंखों के सामने रहते हो बैंकर्स के, लेकिन साइन मैच नहीं करता है, फिर भी वो आपको पैसा नहीं देता है, होता है ना। जब साइन 10 तरीके से नहीं कर सकते हैं बच्चा, तो हमारा गोल कैसे 10 तरीके से हो सकता है कि हम 12th के बाद ये भी कर लेंगे, 10th के बाद ये भी कर लेंगे, 12th के बाद IIT भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बैंकिंग भी कर लेंगे, SSC भी कर लेंगे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गोल हमेशा यूनिक होना चाहिए, सिग्नेचर गोल होना चाहिए। और जिन बच्चों का गोल क्लियर है, विश्वास मानिए, अगर आपका गोल क्लियर है तो 50% काम हो गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात है पैसेंस, और दूसरी सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कर सकते हो, इस बात को दिमाग में बैठा लो, यू कैन डू इट। और जिस दिन ये सोच लिए तो 50% काम उसी दिन हो गया, बाकी 50% के लिए आपको मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत से नहीं भागना है, मेहनत का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैथ में मैं बता सकता हूँ कि डायरेक्ट इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे बच्चे। तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। और आज के क्लास के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। फिर हम आपको, अभी तो बस इंट्रो क्लास था, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। आप जुड़े रहिए RK गुप्ता क्लासेस से। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।